हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू। कैसे हैं बच्चे आप लोग। आशा करते हैं बेटा आप लोग ठीक ठाक होंगे। बेटा आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का है। आज उसके फर्स्ट लेक्चर की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ओवरव्यूज आपने कल देख ही लिया होगा। हम देखेंगे आखिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है क्या, जिससे आपने इससे पहले देखा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। हमने देखा था कि अपने जैसे संतान को जन्म देने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते थे, रिप्रोडक्शन कहते थे। ये दो प्रकार थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो मेन हमारे थे इन्हीं को हमने डिवाइड करके एक्सप्लेन किया था। हम आज समझेंगे कि भाई की हेरिडिटी जो है आखिर, चूंकि एवोल्यूशन इसमें पार्ट नहीं पढ़ना, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बस हेरिडिटी को दिमाग में रख लीजिए, यही आपको चलाना है इसमें। बाकी नो नीड फॉर द एवोल्यूशन, वो जब आएगा तब देखा जाएगा अगले क्लासेस में, या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए चाहिए तो मैं वीडियोस कहिएगा तो बोल देंगे, ठीक बना देंगे। अब इसमें समझना हेरिडिटी क्या है। दोस्तों आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हेरिडिटी मतलब हमको ये समझना है कि जैसे आपने एक जनरल चीज सीखी है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, तो ह्यूमन के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाएंगे वो ह्यूमन क्या करता है, अपने ही जैसे संतान को जन्म देगा। गेहूं का पौधा है, प्लांट ऑफ व्हीट, जब उसके जो ग्रेन्स होते हैं, दाने जो होते हैं, जब बड़े होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो गेहूं के जैसे ही तो दिखते हैं ना। यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल कि अपने ही जैसे जो स्पीसीज होते हैं उन्हीं की तरह दिखना, यानी उसके बिल्कुल रिजेंबल होना, ना कि आइडेंटिकल होना। ये ध्यान दीजिएगा। हम जब कहते हैं कि बिल्कुल पेरेंट की तरह, तो पेरेंट की तरह है, दिखता है, रिजेंबल करता है, ना कि आइडेंटिकल कहा जाता है। हम ट्विंस थोड़े ना समझा रहे हैं, वी आर नॉट अबाउट द ट्विंस। हम समझिए कि रिजेंबलिंग क्या है। अब समझने वाला प्रश्न है कि जेनेटिक्स मतलब, सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि हेरिडिटी को हम रखे कहाँ पे हैं। लेकिन उससे पहले समझने की आवश्यकता है कि हम जेनेटिक्स के बारे में जानें। आपको पता होगा कि जो बैटसन साहब थे, डब्ल्यू बैटसन साहब ने 1909 में सबसे पहले टर्म को कॉइन किया था, जेनेटिक्स। हालांकि मॉडर्न जो इसके फादर कहे जाते हैं वो तो जॉन ग्रेगर मेंडल साहब हैं, जिनका एक अपना बहुत अहम रूल रहा है, योगदान रहा है जेनेटिक्स के फील्ड में। भाई जो जेनेटिक्स के विषय में या किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसी को तो आप पापा कहते हो ना। पापा ये सब कुछ है ना, आप कहते हो पापा तो पापा ही है। ऐसे ही प्लांट्स या किसी भी चीज की जो डिस्कवरी करते हैं, जिनका एक अच्छा पकड़ होता है उस विषय के बारे में, समझ पा रहे हो, वही फादर कहलाते हैं। अब राह चलते सबको थोड़ा ना कहोगे कि भैया तुम जेनेटिक्स के पापा हो। नो भाई, उनका कोई योगदान है नहीं, देर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ देम। बट द जॉन ग्रेगर मेंडल 7 साल तक इन्होंने अपने एक करियर का इसमें एक्सपेंड किया है। अब जो स्पेंड करता है 7 7 साल किसी एक गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पर इनका बहुत अच्छा पकड़ था, इंटरेस्ट था कि कैसे हम सीखें अलग अलग पौधों के कलेक्टर्स को लेकर के किस तरह से उन्होंने लगभग 14 टू ब्रीड्स को लेकर के प्लांट्स में बटर में खेला था, समझा था और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्योंकि मेंडल साहब एक वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम में इन्होंने मैथमेटिकल एनालिसिस, स्टैटिकली एनालिसिस जो किया था, यानी मैथ को यूज कर लिया था बायोलॉजी में। हालांकि इनसे साइंटिस्ट लोग नाराज हो गए, साला मैं तो अभी बायो ले आऊंगा कि ताकि मैथ ना पढ़ना पड़े, और ये मैथ लाके इसी में ठूस रहे हैं, हटाओ इसको भाई। हटा दिया गया। अब मेंडल्स का अपना जो योगदान रहा है, इन्होंने एक्सप्लेन करते समय ये बताया था कि कोई ऐसी चीजें हैं जो ट्रांसफर हो जाती हैं पेरेंटल कैरेक्टर से, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब उसके विषय में इनको कोई अहम जानकारी नहीं थी, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था कि आखिर जाति क्या है। सो ही यूज्ड टू दैट टाइम फैक्टर। उन्होंने कहा कोई कंक्रीट कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफर होने वाला कोई ट्रेट होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर। आफ्टर सम टाइम मैनी साइंटिस्ट केम फॉर डिस्कवरी ऑफ दिस वर्ड की कौन जाता है भैया। तो उन्होंने कहा भाई ये फैक्टर नहीं है। जॉनसन साहब जब आए तो उन्होंने कहा भाई ये, जॉनसन ने कहा था ये जीन है बाबू। तो जीन के बारे में जब पता चल गया, देन साइंटिस्ट टोल्ड दैट कि दैट वाज नॉट अ फैक्टर, दैट वाज अ जीन। हालांकि हम उसके टर्मिनोलॉजी को इसमें देखने वाले हैं, यानी उस समय हम ये बताने की इसमें समझना है कि जैसे जो मेंडल साहब थे बेटा, इन्होंने सबसे पहले ये जाना कि जेनेटिक्स जान लीजिए। इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में ज्यादा अध्ययन करने की कोशिश की। अब जेनेटिक्स को अभी मैंने आपसे बताया, जेनेटिक्स के बारे में जब आए सब लोग मिल करके बेटा, तो इसमें डब्ल्यू बैटसन का एक योगदान रहा है।
डब्ल्यू बैट्सन, और ये कब आए थे ये भी देख लो यहाँ पे। इन्होंने 1905 में अपनी कहानी बना दी। 1905 में इन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दिया। कहा साहब ये जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में वास्तव में देखा जाए तो ये बना किससे, जेनेसिस से मतलब बना है, जेनेसिस से बना है, जिसका मतलब तो ग्रो करना है ना, क्या करना, ग्रो करना, या इसी को हम कहते हैं बीकम, बीकम यानी कोई चीज हो जाना। ये सारी बातें इन्होंने जेनेसिस के विषय में समझाने की कोशिश की। अब जेनेसिस के बारे में तो समझा कि हाँ जेनेटिक्स मतलब जेनेसिस, राइट। अब इन्होंने जो वर्ड यूज किया था, इन्होंने कहा कि भाई कोई फैक्टर होता है, ये फैक्टर जो होता है यही ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर कर रहा है कहाँ से, पैरेंट से लगा लीजिए, और पैरेंट से कहाँ पर ये ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है भाई। अब साइंटिस्टों को ये समझना काफी दुविधा वाले बात था कि भाई फैक्टर, कौन फैक्टर है, क्या जा रहा है। तो इन्होंने अपनी जो भाषा में इसको एक्सप्लेन किया था, इन्होंने भाई क्या कहा था, इन्होंने कहा ये एक फिजिकल डिस्क्रीट डेफिनेट, एक फिजिकल, एक फिजिकल है क्या, डिस्क्रीट स्टेबल, एक डेफिनेट फॉर्म में ये होता है भाई, डेफिनेट बॉडीज है, ठीक है ना, डेफिनेट बॉडीज है। और यही क्या करता है, ये आगे ट्रांसफर होता है जो कैरेक्टर को ले जाता है। हालांकि बाद में जब ये जोहानसर आ गए, क्या नाम था इनका, अभी मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे आगे कौन से जोहानसन सन 1909 में, तब इन्होंने बात बताया नहीं वो तो भाई जीन था। अच्छा अभी तक हम लोगों ने जीन के बारे में नहीं जानते, अब मेंडल को अगर सोचे उसमें जीन की डिस्कवरी होती तो आज मेंडल कहाँ से कहाँ चले जाते। हालांकि इनके मरने के बाद जब जानकारी हुई तो लगा कि नहीं ये व्यक्ति सही था, जो कह रहा था वो बिल्कुल करेक्ट कह रहा था। जब इनकी डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर रीडिस्कवर किया मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, तब पता चला नो, मेंडल वाज राइट दैट टाइम। सोचिए इतनी इंफॉर्मेशन मेंडल उस समय रखते थे, जितनी इंफॉर्मेशन उसके कई साल बाद तक लोगों के पास नहीं आई। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया मेंडल साहब को आधार बना के तभी किया। यानी उन्होंने कहा भाई मेरे तो जो गॉड फादर होंगे मेंडल साहब होंगे, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट। उनके एक्सपेरिमेंट को लेकर के आधार बना के आगे ये लोग काम करना शुरू कर दिया। अब जब मेंडल साहब ने बात बताई तो बात समझ में आई, लेकिन फिर कहा गया जब यहाँ पे, जब आगे हमारे कौन साइंटिस्ट ग्रेगर साहब, यानी जब यहाँ पे मेंडल साहब आए, क्योंकि मेंडल को आप जानते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्पेशली फादर कहते हैं, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स के पिताजी तो कहने जाने लगे, जब जेनेटिक्स के पिता कहेंगे तो उन्होंने कहा ऐसा है बेटा कि जो जेनेटिक्स आप देख रहे हो जेनेसिस में ग्रो करना, या हम इसी को हमने क्या कहा था, या ग्रो करना, किससे बना ये, जेनेसिस से, जिसका अर्थ ही होता है ग्रो करना, या फिर बिकम यानी होना। ये बातें तो इन्होंने अपनी भाषा में रखी दिया था। अब इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने सिंपल बताया कि ऐसा भाई कि हम बताते क्या है कि ये जो चीजें होती हैं जेनेटिक्स का मतलब सिंपल आप समझ लीजिएगा, अर्थात हम कहेंगे कि इट्स नॉट ओनली, जेनेटिक्स इज नॉट ओनली डील विद द, किसके साथ, विद द फीचर, ठीक है ना, फीचर, ठीक है ना, बट कि ये एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है किसकी, वेरिएशन की, ये एक्सप्लेन करता है हेरिडिटी की। यानी इन्होंने ऐसा सिंपल सेट कर दिया। अर्थात इन्होंने क्या कह दिया, इनका कहने का मतलब क्या था दोस्तों, ये जो जेनेटिक्स होता है, जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये एक ऐसी फिनोमिना है जिस फिनोमिना में हम, यानी इनका एक ऐसा ब्रांच है, ये किसका, साइंस का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें इन्होंने अध्ययन किया था क्या, कुछ इसमें सिमिलैरिटीज को और कुछ इसमें डिसिमिलैरिटीज, दोनों का अध्ययन करना है ना, ये बात इन्होंने बता दिया। अब भाई सिमिलर हो जाना, कोई बच्चा अपने माता पिता से रिजेंबल होता है ना कि आइडेंटिकल होता है। उन्होंने कहा सिमिलैरिटीज क्या है और उसकी डिसिमिलैरिटीज क्या है, यानी उसकी क्या कह सकते हैं कि एक जैसा जो दिख रहा है एक प्रॉपर्टी वो हो, या एक प्रॉपर्टी ऐसी हो जो उनसे रिजेंबल ना हो, शो ना कर, जो दिख नहीं रहे हो, ऐसे ऐसे दोनों
क्वालिटीज को जब हम डील करते हैं साइंस के जिस ब्रांच में, हम लोग का वो जेनेटिक्स है। फिर जेनेटिक्स में बात चला, नहीं जेनेटिक्स तो बात सही है, लेकिन इन्होंने कहा भाई साहब इसमें हम दो चीजें अध्ययन करते हैं। इन्होंने कहा साहब इसमें हम बात करते हैं हेरिडिटी की, हम इसमें बात करते हैं किसका। इन्होंने कहा कि जेनेटिक्स मतलब ही ये हो गया, इस जेनेटिक्स का मतलब ये हो गया क्या, हेरिडिटी। हेरिडिटी, और एक का नाम दे दिया वेरिएशन। ध्यान से देखना। अब जेनेटिक्स तो भाई जेनेटिक्स है ही एक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड ब्रांच है साइंस का। जब ये पता लगने लगा कि हाँ भाई जेनेटिक्स कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने, जोहानसन आ चुके थे, ग्रेगर मेंडल साहब थे, डब्ल्यू बैटसन साहब तो फर्स्ट क्वाइंट किया टर्म ऑफ जेनेटिक्स को। हालांकि फादर बन गए वही ताऊ जी, ग्रेगर साहब, क्योंकि योगदान जिसका ज्यादा रहेगा उसका ही नाम पड़ेगा नंबर प्लेट में, है ना। तो योगदान उनका बहुत तगड़ा रहा है, तो इस वजह से वो तो फादर बनेंगे भाई। अब प्रश्न ये आया कि भाई तो हेरिडिटी हम किस लिए पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स में आखिर इसका क्या काम है। जेनेटिक्स तो नाम ही से क्लियर यार, हमको हेरिडिटी चैप्टर का नाम है तो हेरिडिटी समझ लेते, लेकिन नहीं। अभी आप ये पूरा ये बैकग्राउंड ना समझते तो शायद भी आप हेरिडिटी तक अच्छे से क्लेरिफाई नहीं कर पाते, समझ में आई। तो हेरिडिटी में क्या कहा गया भाई, कैरेक्टर्स को ज्यों का त्यों पहुंचाना पेरेंट्स से कहां पे, ऑफस्प्रिंग के पास, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल आप बताएंगे कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है, कि ट्रांसमिट होना, क्या होना, ट्रांसमिट पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल कैरेक्टर, ट्रांसमिट करना पेरेंटल कैरेक्टर को कहां से, तो ये भी लिख दो फ्रॉम द, या सीधे कहो पेरेंटल कैरेक्टर्स को, या इसी को ट्रेड भी कह सकते हो, ध्यान देना ट्रेड्स। ठीक, ये चला जाएगा कहां पर भाई साहब, ये बताना इनहेरिटेटेड, या हम कहेंगे सीधा इसे ना, ये बताओ सक्सेसिव जनरेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू, यानी सक्सेसिव जनरेशन, कैरेक्टर जा ही जा रहा है, लगभग सेम दिख रहा है, बिल्कुल कैसा दिख रहा है ये, सेम दिख रहा है, हेरिडिटी है ना। तो यानी हम कह सकते हैं दोस कैरेक्टर विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग एज इट इज, जस्ट लाइक द पेरेंट इज कॉल्ड एज अ हेरिडिटी। अब वो ना जाए अच्छा जी, क्या जेनेटिक, तो फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर जाने की बात मैं कर रहा हूँ वो तो देख लीजिए। यानी इसमें कुछ तो बात होगा, जैसे कि इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट या कैरेक्टर्स, ये भी जान लेना है कौन सा कैरेक्टर जा रहे हैं भैया। देखो इसमें हम बता देंगे कि इसमें दोस्तों ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से क्या चले जाते हैं, सीधा कहिए कि फॉर एग्जाम्पल आई का कलर, आई कलर जा रहा है ना, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको टंग रोलिंग जाएगा, टंग को रोल करने की जो क्षमता ना, लोग घुमा देते हैं जीप को, इधर से घुमाएंगे रोटेट कर देंगे 180 पे, ये क्वालिटी भी होती है कुछ लोगों में। ये कैरेक्टर चला जाए, उस व्यक्ति का आंख का कलर भुर रहा है तो भुर्रा ही रहे, कोयला है तो कोयला ही रहे, वो ट्रांसफर हो जाए, दैट इज द इनहेरिटेड कैरेक्टर। या इसमें आप बता सकते हैं जैसे कि मान लेता हूं कि वो व्यक्ति राइट हैंडेड है या फिर लेफ्ट हैंडेड है, ये भी कैरेक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें दोस्तों जब ट्रांसफर हो जाए तो जान जाना कि ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है, एंड दिस कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी, इट विल डील अंडर द जेनेटिक्स। तो क्या जेनेटिक्स के अंतर्गत हम हेरिडिटी को क्लेरिफाई नहीं कर पाए, यही तो है। अब इससे ज्यादा क्या जानना, सिंपल समझिए माता पिता के लक्षण बच्चों में जो का त्यों चले जाएं, दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटी। फॉर एग्जांपल के लिए यू कैन नो दैट राइट नाउ। अब कुछ बदल कर चला जाए पेरेंट्स से ऑफिस के पास, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएशन कहेंगे। यानी हम बताएंगे कि भाई साहब ये जो वेरिएशन है ये क्या कहना चाहता है, वेरिएशन का अपना अलग तरीका है। देखो वेरिएशन कहना चाहता है कि सर मैं ट्रांसफर करूंगा, लेकिन ये जो डिफरेंट या ट्रेड्स कह दीजिए इसको, हाँ इसे लिख लीजिए, डिफरेंट ट्रेड, क्या है ये, डिफरेंट ट्रेड्स एमंग, यानी कई लोगों में, डिफरेंट ट्रेड्स एमंग
इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा समझाता हूँ वेरिएशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि इसी घर में पिताजी के 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों के दोस्तों क्या ब्लड ग्रुप सेम होगा? कोई जरूरी नहीं है, चेंज हुआ ना। क्या सारे बच्चों का हाइट सेम होगा? कोई आवश्यकता नहीं है। आंखों का कलर, नो नीड फॉर द सेम, कोई नेसेसरी है नहीं। हेयर का स्टाइल कर्ली है कि एकदम स्ट्रेट है, क्या है, कैसे है, लिखने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, हाव भाव कैसा, एवरीथिंग विल बी द चेंज, मे बी द सेम। तो ये जो वेरिएशन दिखाई पड़ता ना, यानी हम दोस्तों उसकी बात करेंगे कि उसका हाइट भी कुछ हो सकता है चेंज ना हो सकता है कि उसके टॉकिंग का स्टाइल, बात करने का स्टाइल हो, राइटिंग का स्टाइल हो, लिखने का लिखावट अलग हो जाए, स्क्रैप्चर जिसको कहते हैं, है ना। कलर आई का हो जाए, हेयर का कलर हो जाए, कलर स्टाइल, उसके चेहरे का स्टाइल, कोई सांवला हो जाए, कोई बिल्कुल महाकोयला हो जाए, कोई बहुत ही गोरा हो जाए, किसी किसी में और तगड़ा गोरा हो जाए। तो ये सारी चीजें एक पेरेंट्स के जो पेरेंटल ट्री बन रहे हैं, जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएशन है। तो नहीं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी इंडिविजुअल हैं, उसमें जो विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है अपने पेरेंट्स से, दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन। क्लियर है बात है? एनी कैरेक्टर्स विच कैन went from the parent to the offspring may be change, that is called the variation। क्या मैं जेनेटिक्स को उसके दोनों भाइयों के साथ एग्जाम्पल के साथ समझा पा रहा हूँ? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बातें। ये बातें पूरा का पूरा जितना मैंने लिख दिया है, इससे ज्यादा जेनेटिक्स में, हेरिडिटी, वेरिएशन में पूरी एक्सप्लेनेशन, इससे बाहर कुछ है नहीं बच्चा। समझ में आई बात? तो अभी इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और है, जैसे मैं अभी क्रोमोसोम बता देता हूँ, जीन बता देता हूँ, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है, समझ में आई ना। तो छोटे छोटे जो बातें आ रही हैं, मैं इसको इसकी इसी ही टॉपिक्स में इसके अंदर क्लियर करता हूँ, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मेंडल के बारे में एक्सप्लेन करें तो वहां पर ये सारी चीजें हमको कहीं फंसाए ना, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसके कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, दैट इज द जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी विच कैन हेल्प इन योर नॉलेज एज वेल एज इट विल कंबाइन, या उसको कंबाइन करने का कोशिश करेगा जो आगे के टॉपिक को आपको इंटरकनेक्ट कर देगा, राइट। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, बताता हूँ। चलिए अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हैं, 4-6 ज्यादा नहीं, आज के लेक्चर में इतना रखेंगे। क्रोमोसोम आप जानते हैं ना कि क्या है, ये एक थर्ड लाइन है, क्या है ये, थर्ड लाइन, है ना। फिलामेंटस भी होते हैं यहाँ, फिलामेंटस बॉडी है जो कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक क्रोमेटिन क्रोमेटिन मटेरियल से मिलकर बना रहता है। अब क्रोमेटिन मटेरियल मतलब जानते हैं आपके डीएनए, साथ ही साथ इसमें प्रोटीन, ये होता है, ध्यान देना इसको। अब आपको पता होगा कि ये नाम से क्लियर, देखो क्रोमो, क्रोमो माने कलर, प्लस सोमा मतलब बॉडी। समझ में नहीं, हम बता सकते हैं क्या, कलरफुल बॉडी। यही कलरफुल बॉडी ही तो मौजूद है ना, जो बड़ा खतरनाक है, सेल डिवीजन में ही काम करता है, आपके सारे करेक्टर्स को ले जाने का काम करता है। इसी के अंदर पूरा न्यूक्लियस जीन सब मौजूद है। जब ये डिवाइड करेगा सेल के अंदर, तो जान लीजिए सारे कैरेक्टर जाते हैं। टोटल आपको पता होगा कितने होते हैं ह्यूमंस में, 23 पेयर्स। समझ में आया ना। इसमें 22 पेयर्स हमारे कैसे होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, और एक लास्ट जो होता है 23rd वाला, ये हमारा जो 23rd पेयर होता है कैसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम है, पता है आपको बात। अब सेक्स क्रोमोसोम में मतलब क्या बताया मैंने, मेल के केसेस में ये मिलकर के क्या बनाता है, गैमीट। मेल में बनाते हैं क्या, अस्पर्म। फीमेल में क्या बनाते हैं ये, ओ, है ना। आपस में जब ये दोनों फ्यूज करते हैं तो ये बना देते हैं जाइगोट। समझ में, और कैसा, डिप्लॉयड इन नेचर। पूरे शरीर का बॉडी जान लीजिए सब डिप्लॉयड है, के लिए ही अप्लाइड होता है सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स गैमीट।
फ्यूज करके तब डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। तो ये बातें होती हैं सिर्फ क्रोमोसोम में। आई होप ये क्रोमोसोम वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, छोटा सा टर्मिनोलॉजी और समझाता हूँ मैं। देखो, फिर मैं बताऊंगा इसमें जीन। जीन, अब जीन को आप जानते होंगे दोस्तों कि क्या है ये। देखो, जीन को मैं पहले बता देता हूँ दो चार पॉइंट इसमें। जीन में सिंपली हम बता सकते हैं कि ये एक हमारा क्या है, एक सेगमेंट है। सेगमेंट है किसका, सेगमेंट ऑफ डीएनए। समझ में आया ना। अब जीन तो सेगमेंट है, ठीक है, लेकिन वो कैसे, ये समझने की कोशिश करिए। इसमें सेगमेंट है यानी हम कह सकते हैं कि ये वाया क्रोमोसोम, वाया क्रोमोसोम ट्रांसमिट करता है। क्या करता है, ट्रांसमिट कैरेक्टर्स। कहां से, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्या मेरी बात समझ आ रही है। ये क्रोमोसोम के कंधे पे बंदूक रखता है ये जीन, कहता मैं दागूंगा। जैसे कंधे पे बंदूक रखता है, ये धाए दे ट्रांसफर करता है सारे कैरेक्टर्स को पेरेंट से, कहां पे, बच्चे में। क्लियर बात। जैसे बताऊं, देखो और अच्छे से समझना तो थोड़ा देख लो। जैसे मानो कि ये सेल है, क्या मेरी बात समझ आई। ये सेल नहीं, इसको मान लो न्यूक्लियस, और ये मान लो पूरा का पूरा हमारा एक सेल हमने दिखा दिया है। ये भाई साहब न्यूक्लियस, ध्यान देना इसको, ये हमारे सेल है। ये बात क्लियर है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा वो देखो। इस न्यूक्लियस में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसा क्रोमोसोम मालूम पड़ा है। क्या समझ आई बातें, क्रोमोसोम पढ़ा, ठीक है। अब मैंने इसी क्रोमोसोम को बाहर निकाल दिया इस तरह से, मान लो इसे बना दिया, एक ही बनाया। अब इस क्रोमोसोम में आपको एक धागा मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इसे धागा। इस धागे को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, और ये हमारा, सॉरी, इस धागे को हम बोलेंगे डीएनए। क्या कहा मैंने, डीएनए। ये धागा हमारा, ये जो, इसको हमने क्रोमोसोम कहा था। अब इस धागे के ऊपर कुछ चिपका रहेगा, मोल की तरह, तिल की तरह, ये रहेगा। देखो डीएनए के ऊपर ऐसा, इसको मैंने कहा था जीन। ओह सही ना। इसीलिए तो मैंने अभी कुछ समय बताया है कि क्या है जीन, एक सेगमेंट है। देखो जीन यहाँ पे है, तो ये डीएनए के ऊपर एक छोटा छोटा सेगमेंट बना है। ये सेगमेंट ही है जो कैरेक्टर्स को एक स्थान से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, F1 to F2 ले जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की मदद से। क्रोमोसोम मतलब यहाँ से डिवाइड हो गया, ये चला गया क्रोमोसोम, तो साथ ही साथ उस पर जीन भी तो है, वो भी तो चला गया। यानी पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल है ये। तो जीन इज अ जेनेटिक मटेरियल विच कैन ट्रांसफर to hold characters from the parent to the offspring via the chromosome, right। बट टीएच मॉर्गन के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे जीन्स हमारी बॉडी में लाखों में पाए जाते हैं, ध्यान रखना क्रोमोसोम में। तो मुझे लगता है कि वाला पॉइंट भी जीन क्लियर हो गया, ठीक। चलो आगे इसमें देखो। अब मैं इसमें थोड़ा बताऊं आपको। अब गैमेट बताने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ, नाम से जान रखिएगा। दो प्रकार के गैमेट है बेटा, जिसका नाम है, एक होता है मेल एंड फीमेल गैमेट। कहाँ से आते हैं, मैंने सेक्स क्रोमोसोम से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे देखो, गैमेट के अलावा क्या होता है इसमें, एलील बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये, एलील्स, ध्यान से देखना। ये अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का। क्या है ये, देखो इसको हम बता सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन का इसको, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊं, तो बताना इसमें कि फ्री लोब ऑफ ईयर, है ना। एक होता हमारा कैसा, अटैच, अटैच्ड। ये वाला ध्यान देना, डोमिनेंट होता है, ये वाला रिसेसिव है। अभी डोमिनेंट रिसेसिव आने वाला है, टेंशन ना लो। मैंने कहा जीन साहब कुछ है नहीं, एलील कुछ है नहीं। एलील एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है ना। अभी जो मैं मेंडल वाला बताऊंगा, क्योंकि ब्रून में ऑस्ट्रियन में एक मोंक थे, पादरी थे, और अपने ही उस बैकग्राउंड या उसी के कह सकते हैं दीवार के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करते थे वहां के फील्ड में। 7 सालों तक एक व्यक्ति ने पाइसन चटैबों पर एक्सपेरिमेंट किया, और एक विश्व रिकॉर्ड तैयार कर दिया बायोलॉजी के फील्ड में। इसलिए जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। उनका बड़ा योगदान है, जो बताएंगे भी आपको।
रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है, एलील क्या, मैं उसमें बताऊंगा अभी, टेंशन नहीं लेने की, ठीक है ना। अब फ्री लोब, देखो मैं इसमें आपको एक चीज बता दूं, फ्री लोब का मतलब होता है भाई साहब कि ये जो कान, ये आपको ये दिख रहा है ना लोब, ये देखो मेरा फ्री है, कुछ लोगों में चिपका रहता है इससे, ये अटैच हो गया। तो वो फ्री लोब और अटैच लोब ये दो प्रकार के होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल्स में एलील के दो रूप है, एक जीन है, उस जीन के दो अलग अलग क्या है, रूप है, ठीक है। अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के और बढ़िया से क्लियर करता हूँ, देखो यानी इसमें मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो देखो भाई, एक तो ये हो गया, एक हम बता सकते हैं दोस्तों, ये लिख दूं या उसको अटैच यहीं लिख देता हूँ, चलो ये रहने दो, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, देखो जैसे मैं बताऊं, इसको एक नाम और दे दीजिए, कंट्रास्टिंग, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ, पेयर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना, ध्यान देना इसको। अब इस कैरेक्टर्स को देखेंगे दोस्तों, तो इसमें भी एक चीज दिखाई पड़ेगा, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट रहा है उसमें जो मटर के पौधे लिए गए थे, उसके मटर के पौधे में कुछ कैरेक्टर्स है, जिसका पहले तो मैं नाम लिख देता हूँ ताकि ध्यान आ जाए आपको। देखो सबसे पहले तो उन्होंने प्लांट की हाइट ली थी, तो एक हमारा टॉल था, एक हमारा इसको कैपिटल टी से, और एक हमारा डॉर्फ था जो बहुना पौधा था, जो कि स्मॉल टी से लिखा जाता था, समझ में आया। तो देखो एक जीन है, यह जीन एक कैपिटल टी के लिए जिम्मेदार होगा, वही जीन एक और रूप में दिखाता है स्मॉल टी के रूप में। तो यह जब जीन जो है, इस जीन के दो फॉर्म दिखे, एक कैपिटल टी के लिए, एक स्मॉल टी के लिए, कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है, स्मॉल टी वाला हमारा रिसेसिव है, क्लियर बात। तो ये कैपिटल टी वाला हमारा डोमिनेंट है, स्मॉल टी वाला रिसेसिव है, जो कि डॉर्फ के लिए जिम्मेदार है, और ये हमारा टॉल के लिए, समझ आई बात है। अब क्वेश्चन आया कि भाई तो ये दोनों हैं क्या आपस में, तो ध्यान देना, एक जीन के दो एलील हैं, और यह दोनों एलील आपस में क्या कहलाते हैं, एलिलोमार्फ, एलिलोमार्फ, रट लो इसको, लिखा हो गया है, एलिलोमार्फ क्या है। तो जीन के जो अलग अलग फॉर्म दिखाई पड़ते हैं आपस में क्या होते हैं, वो कैरेक्टर एक दूसरे के एलिलोमार्फ, समझ में आई भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट में इसीलिए बहुत आराम से एक्सप्लेन से विस्तार से बता रहा हूँ, बहुत आसान भाषा, क्लियर है। चलिए देखिए, एलील के बाद मैं बात करता हूँ डोमिनेंट, डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट कैरेक्टर कह दीजिए इसको, डोमिनेंट, समझिएगा इसको। अब डोमिनेंट बहुत सिंपल है, अभी मैंने बता ही दिया इतने बार, लेकिन फिर मैं एक बार बता देता हूँ, देखो डोमिनेंट में सीधा कहिए कि जो डिसाइड करता हो, जो क्या करता है, डिसाइड्स, है ना, डिसाइड द अपीयरेंस, किसी चीज को अपीयर होना है कि नहीं, डिसाइड द अपीयरेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसके, इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कैरेक्टर, समझिएगा, अल्टरनेटिव कैरेक्टर के मौजूदगी में भी जो अपने आप को डिसाइड करता हो कि साहब मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि फ्री लो वाला हमेशा क्या होता है, फ्री लो यानी कैपिटल एफ, इसको कैपिटल एफ से लिखते हैं फ्री लो को, ध्यान देना, और ये कैपिटल एफ से लिखा जाता है, इसको स्मॉल एफ से, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये स्मॉल एफ है, वो कैपिटल एफ है। तो अल्टरनेट मतलब देखो, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है क्या, मटर के पौधे में ज्यादा होगा, बहुत सारे सातों कैरेक्टर में जो भी आपको दिखाई पड़ेंगे सब मैं इसको बता दूंगा, ये सब आपको कैरेक्टर दिखाई पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ कि आप क्लास में, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, और एक बच्चा है जो क्लास 5 का है, कोई घटना क्लास स्कूल में हुई, उस घटने के जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो देखने वाले थे, यानी गवाह देने वाले थे, यही दोनों थे। अब उस घटना के लिए, यानी उस एक्सीडेंट के लिए उन दोनों को कॉल किया गया प्रिंसिपल ऑफिस, दोनों गए। अब आप बताना, थोड़ा सोचना, दोनों को इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल किया गया, और फिर प्रिंसिपल ने पूछा बेटा तो आप बताइए कि व्हाट हैपेंड दैट टाइम व्हेन दैट वाज एक्सीडेंट हैपेंड। बच्चे दोनों ने अपनी बात रखी, सारी बातें हो गई, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल के दिमाग में वह चलेगा क्वेश्चन कि यार भाई क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा, कैसे मैं करूं। तो उसने 12 वाले बच्चे को प्रेफर किया, कहा तुम क्लियर बताओ, क्योंकि तुम समझदार हो, तुम अच्छे हो, तुम अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ क्या मैटर। अब वो बात बता रहा है,
अब उस समय छोटे वाली बात को क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया, यानी उसकी बातें खत्म हो गई और वो जो सीनियर था वो उस समय दोनों के बीच में डोमिनेंसी शो कर रहा है। और जब वो डोमिनेंस हो गया और कैसे, एक अल्टरनेटिव कैरेक्टर है यानी उसके बगल में छोटा वाला, उसके उपस्थिति में जो अपने कैरेक्टर्स को, नहीं बड़ा वाला, अपने कैरेक्टर्स को जो प्रस्तुत कर दे, जो अपीयर कर दे, जो शो करा दे, उसी को डोमिनेंट कहा जाता है। क्लियर बात है? तो डोमिनेंसी मीन्स दैट एनीथिंग विच कैन शो इन फ्रंट ऑफ अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स और एलिमेंट, राइट? तो ये बातें मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। अब वही रिसेसिव में बहुत आसान है, उसी का उल्टा बना दो बस। रिसेसिव, देखो रिसेसिव में सिंपल आप बता दीजिए, सेम चीजें हैं भैया कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैन नॉट, कॉन्ट, कैन नॉट क्या ना कर सके, एक्सप्रेस, कैन नॉट एक्सप्रेस, अपने आप को जो एक्सप्रेस ना कर सके, इटसेल्फ, है ना, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, समझ में आएगा? डोमिनेंट कैरेक्टर जिसमें हम बता देंगे अटैच ईयरलोब जो कि चिपका हुआ है, यानी स्मॉल एम, ये है, ये अटैच वाला है, ये हमारा फ्री लोब था। क्या बात समझ आई? यानी अब हमने कहा कि जो अपने आप को सो ही ना कर पाए, एक कैरेक्टर की उपस्थिति में, छोटा बच्चा गया था गवाह देने, लेकिन बड़े बच्चे की उपस्थिति में उसकी बातें सुनी ही ना जा रही हैं, यानी वो अपने आप को शो ही नहीं कर पा रहा है कि मैं अपनी बातें कैसे एक्सप्लेन करूं, नहीं कर पा रहा है। तो ये जो शो नहीं कर पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इटसेल्फ को इन फ्रंट, या कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर्स, उस कैरेक्टर्स को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव, यानी वो बेचारा कमजोर है। सो दैट इज कमजोर, रिसेसिव। क्लियर हुई बात है? ध्यान रखना। इसी में, चलिए इसी में थोड़ा सा कैरेक्टर और बता देता हूँ। देखो जैसे भैया एक आता है जीनोटाइप, जीनोटाइप और एक आता हमारा फिनोटाइप। ध्यान से देख लेना, इसको यहीं भी बता देता हूँ, जीनोटाइप और फिनोटाइप, नाम ही से क्लियर है। यानी सिंपल बता देना कि ऐसे कैरेक्टर जिसको हम क्या कर सकते हैं भैया, ये जिसको हम बता देना कि हम बाहर से, जैसे एग्जाम्पल में देख लेना, जैसे ये सर, है ना, जैसे ये, जैसे ये, है ना, ये सब जीनोटाइप, जीन लेवल पर है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट, जो शो ना हो सके, जो एक्सप्रेस ना हो सके बाहरी, यानी फिजिकली, जिसको आप देख ना पाए। अब कोई चीज कहाँ पे होगा, जीन लेवल पर है, कैसा है ये, जीन लेवल पर है। आप बताओ कि जो कोई चीज अगर जीन लेवल पर है तो उसको देखा जा सकता है? नहीं देखा जाएगा। किसी व्यक्ति को कैंसर है, बाहर से थोड़े ना देख पाओगे भाई। किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है, किसी को इन्फेक्शन है किडनी में, किसी को स्टोन है। मैं इसे एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि उसमें जुड़े ना जुड़े वो अलग बात है। किसी भी कैरेक्टर्स को जिसको बाहर से ऑब्जर्व ना किया जा सके, शो ना किया जा सके, देखा ना जा सके, वो सब हमारा जीनोटाइप में आता है। समझिएगा इस बात को। फिनो, जो फिजिकली बाहरी रूप से मार्फोलॉजिकली जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके, तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे फिनो में, इसको हम बताएंगे फिनो में दोस्तों, क्या बता देंगे, जो विजिबल हो, विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। अब आउटसाइड से जिसको ऑब्जर्व कर सकें, दैट इज अ फिनोटाइप। किसी की हाइट गूठा है कि गूठी है कि बड़ा है कि बड़ुआ है, जैसे भी है, कोई काला है या कोई नीला है कि गोरा है कि भुर्रा है कि जुगनी कलर का है, ये जो क्वालिटीज आप दिखाई पड़ रहे हैं, किसी की आइस कलर क्या है, आंख कैसा है, बाल कैसे भर रहे हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, चिकने हैं, जैसे भी बाल होते हैं, ये चीजें जो आप बाहर से देख पा रहे हो, यही तो फिनोटाइप है ना। जब मेंडल्स के हम एक्सपेरिमेंट को समझाएंगे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड में, तो उसमें 9:3:3:1, 3:1 क्या है, 3:1 समझेंगे, जो कि बाहर से दिखाई पड़ रहा है फिनोटाइप। जो कि इंटरनली देखेंगे 1:2:1, जिस जीन लेवल पर है, विच कैन नॉट ऑब्जर्व, विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ आउटसाइड, जीन लेवल पर होने वाला शो नहीं होता है, तो वो जीनोटाइप है। वो जब आएगा वहां पे तो क्लियर करूंगा भाई, अभी वो जनरली टर्मिनोलॉजी को सीख लीजिए क्या कहना चाहता है ध्यान से, ठीक है ना। अब एक पॉइंट इसमें और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, देखो अब इसमें दाना होमोजाइगस, देख लेना होमोजाइगस कुछ नहीं है,
होमोजाइगस और एक आता है हेट्रोजाइगस। इन दोनों को देखना बहुत जरूरी है। देखो होमोजाइगस में सिंपल आप बता दीजिए भैया कि बोथ एलील ऑफ जीन आर आइडेंटिकल। बोथ एलील ऑफ जीन क्या होते हैं ये आइडेंटिकल, इसमें सेम होते हैं। इसमें लिख देंगे नो आइडेंटिकल, है ना। इसमें लिख देंगे टू एलील ऑफ जीन डिसिमिलर, नहीं अलग हो जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि भाई ये आइडेंटिकल नहीं है, यानी हमने क्या बता दिया, हमने बता दिया कि जैसे एक एफ है एक स्मॉल एफ, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, क्या दिखाई पड़ता है, ये अलग अलग है ना। क्या कुछ गलत कर दिया, होम सॉरी 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 होमो होमो, देखो होमो में ये है, होमो में ये है। देखिए क्या बात समझ में आ रही है। अब होमो मतलब होमो माने वैसे नहीं होता, होमोसेपियंस एक जैसे, तो होमो माने एक जैसे, माने एक जैसे कैरेक्टर जो दिखाई पड़ते हैं, नहीं बोथ एलील, किसी जीन के दोनों एलील जो कि टॉल और डॉफ थे वो दोनों एलील सेम देखे जाए, दैट इज होमोजाइगस। लेकिन हेटेरो में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिसिमिलर लिखा है ना, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल एफ है एक स्मॉल एफ है, यानी एक फ्री लोब वाला है एक अटैच लोब ऑफ ईयर है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इसमें हेटेरोजाइगस में। क्लियर बात। चलिए आगे देखेंगे इसमें। अब अच्छा इसमें एकोमोडेशन ऑफ वेरिएशन भी होता है। बहुत सारे दोस्तों क्या होते हैं, जब वेरिएशन एक लंबे वक्त तक एक लंबे अरसे तक चला जाता है, तो लंबे अरसे तक चले जाने से वेरिएशन में एक नई प्रजाति का फॉर्मेशन हो जाता है। समझिएगा इस बात को। जैसे मैं आपसे बताऊं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे फादर के फादर के फादर के फादर, नहीं हम अगर 4 जनरेशन को पीछे लेकर जाए तो उन सब की जो बनावट रही होगी कुछ कैसे भी रही होगी, फिर उनका फिर तीसरे फिर दूसरे फिर फादर, फादर से फिर हम सब। अब वहाँ की क्वालिटी जो 4 पीढ़ी पहले की बात होगी और आज के समय के प्रेजेंट टाइम में जो इरा जो चला, वहाँ का जो मॉर्फोलॉजी होगा, जो क्वालिटी होगा, जो विचार होगा, जो सोचने की क्षमता होगी, वो सब क्या होंगे, बहुत सारे डिसबैलेंस होंगे, बहुत डिस्टर्ब होंगे, डिसिमिलर होंगे। अब यही चीज हम आगे की 2 जनरेशन की बात करेंगे तो वहां पर कुछ और होगा। हो सकता है आने वाले जनरेशन में कुछ और दिखाई पड़े, जैसे मंकी, चिंपैंजी, निएंडरथल, इरेक्टस, धीरे 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 फिर हम लोग आगे होमोसैपियंस। तो कितना वेरिएशन दिखाई पड़ा, एक लंबा अरसा लगता है, ग्रेजुअल चेंजेस इन एनी ऑर्गेनिज्म इन एनी स्पीसीज ऑफ एन इंडिविजुअल काज एवोल्यूशन। तो वेरिएशन हमेशा एवोल्यूशन क्रिएट करता है, ध्यान रखिएगा। तो वही चीज बता रहा हूँ, यही वेरिएशन जब एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो फाइनली क्या बनाता है, एक एवोल्यूशन बनाता है। समझ में बात है। तो चलिए आज का लेक्चर यही तक रखेंगे। कल हम बात करेंगे मेंडल साहब के बारे में, जो मेंडल साहब जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा है इस क्षेत्र में, उनके विषय में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना रखेंगे। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कमेंट से जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ। तब तक ले जय हिंद दोस्तों।